सीपीसी में आपका रेस जुडिकेटा चल रहा था, यानी कि प्रांग न्याय या पूर्व न्याय। इसमें आपको फिर एक बार दोहरा दिया जाए तब आपका आगे बढ़ा जाए भाई। जो ये रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है, ये आपका एक झाष्टिम नहीं है, यानी कि जो सीपीसी की धारा 11 में आपका रेस जुडिकेटा का सिद्धांत या प्रांग न्याय का सिद्धांत दिया गया है, वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। आखिर क्यों पूर्ण नहीं है, ये इंटरव्यू में भी कल बताया गया था, क्वेश्चन बनता है। इसलिए एब्सोल्यूट या एग्जॉस्टिव या पूर्ण नहीं है, क्योंकि आपका ये जो सिद्धांत है सीपीसी का, ये केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होता है। बैठिए। ये केवल सिविल मामलों में लागू होता है, जबकि क्रिमिनल या आपराधिक मामलों में भी यह सिद्धांत है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में और सीआरपीसी की धारा 300 के क्लास 1 में किया गया है। अतः जो सीपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 11, ये सिद्धांत सीपीसी वाला केवल किस में लागू होगा? सिविल मामले। दूसरा आपका रेस जुडिकेटा का मतलब बताया गया कि रेस का मतलब एथिंग्स और जुडिकेटा का मतलब ऑलरेडी एड जज, ऑलरेडी एड जज्ड, यानी कि एक ऐसा मामला या एक ऐसी चीज या एक ऐसी वस्तु जिस पर न्यायालय ने पहले से ही निर्णय सुना दिया है। तो रेस जुडिकेटा ये कहता है, यानी कि सेक्शन 11 ये कहता है कि जब एक बार एक मामले पर सक्षम न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है, तो उसी मामले पर वह दोबारा सुनवाई नहीं करेगा। यानी कि उसी मामले को अगर दोबारा विवादित किया जाता है, तो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को, यानी कि सब्सिक्वेंट सूट को डिसमिस कर देगा, रोकेगा नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा? खारिज। तो धारा 10 से भी आपका कोरिलेशन बताया गया था कि सीपीसी की धारा 10 में रेस सब जुडिस का सिद्धांत है विचाराधीन न्याय या वाद का रोक दिया जाना। तो धारा 10 में पश्चातवर्ती वाद को खारिज नहीं किया जाता, बल्कि उसके सुनवाई या ट्रायल या विचारण पर क्या लगाई जाती है? रोक। जबकि धारा 11 में विचारण पर भी रोक और संज्ञान पर भी रोक। यानी कि धारा 10 मुकदमा ग्रहण करने से नहीं रोकती, बल्कि ग्रहण करने के बाद सुनवाई पर क्या लगाती है? रोक। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है कि सेक्शन 10 और 11 में आपका मुख्य अंतर बताइए, ये भी बता सकते हैं आपका। अगला आपका बताया गया था कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत केवल भारत में ही लागू नहीं है, बल्कि विश्व के तमाम देशों में, यानी कि सिविलाइज कंट्री में लागू है और अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी इसे मान्यता माने प्रदान की गई है। और वह बताया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनओ के नहीं, कुछ लोग यूएनओ समझ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसका आपका संविधान या चार्टर बोल रहा हूँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यूएनओ का नाम मार दीजिएगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के आर्टिकल 31, आर्टिकल 38 के क्लाज 1 का उप क्लाज सी में आपका रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में समाहित किया गया। ये याद करके जाना है। इसके बाद आपका 4 केस बताया गया था, जो आप देखेंगे कंपटीशन में जाकर साल पेपरों में, तो कोई ना कोई केस आपका मिलता है उस पर। और वह जो 4 केस है आपका, आपका ड्यूचेस ऑफ किंगस्टन का पहला केस है, दूसरा आपका दरियाव सिंह का,
तीसरा सत्याचरण बनाम देवराजन, और चौथा तो लगातार प्री मेंस में पूछ रहा है, नवाब हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये 4 याद रखे। फिर आपका बताया गया कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत रीटों में भी लागू होता है। ये किस केस में बताया गया? तो दरियाव सिंह का केस। ये रूल ऑफ लॉ का एसेंशियल एलिमेंट है, ये भी दरियाव सिंह में बताया गया। लेकिन जो पूछा जाता है कि किस रिट में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता, तो वह कौन सी रिट बताई गई थी? हैबियस कॉर्पस। भाई रट कर जाइएगा ये सब बातें। 4 केस भी रट्टा मार कर जाइएगा कंपटीशन के लिए। इसके बाद आपका ये बताया गया था कि रेस जुडिकेटा, जो इंटरव्यू में पूछा गया है कि क्या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत न्यायालय सुमोटो से, यानी कि सुमोटो मतलब स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा मतलब अपने ज्ञान के आधार पर अप्लाई कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। यानी कि पक्षकार को हर हाल में ये दिखाना ही होगा कि हजूर इस मामले में एक बार फैसला आ चुका है, अतः आप दूसरे मुकदमे को इस मामले में जो हुआ है उसे डिसमिस करिए, खारिज करिए। अपने आप खारिज नहीं करेगा, ये भी आपका पूछा गया है। इसके बाद आपका जो बताया गया था, रिट भी हो गया था, यानी कि रेस जुडिकेटा के बारे में आपका रेस जुडिकेटा के प्रकार बताए गए थे, वो भी पूछा जाता है लगातार, पिछली बार भी पूछा गया था। रेस जुडिकेटा को हमने 2 प्रकारों में बांटा था, एक एक्चुअल रेस जुडिकेटा और एक कॉन्स्ट्रक्टिव। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा। एक वास्तविक प्रांग न्याय और दूसरा अन्वयिक। अन्वयिक को ही हिंदी बदलता रहता है। क्वासी रे जुडिकेटा पूछ देगा तो कभी आपका अर्ध प्रांग न्याय का अर्ध रूप कहाँ है, तो कहीं प्रभाषित देगा, कहीं विवक्षित देगा, कहीं मानद देगा। तो भाई हिंदी में शब्द बदलता रहता है। इंग्लिश वर्जन याद करके जाइएगा, कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा, और आपका हिंदी में ज़्यादातर लिखता है अन्वयिक। अन्वयिक में हमने अभी बताएंगे हम अन्वयिक भी, क्योंकि आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि वास्तविक प्रांग न्याय और अन्वयिक प्रांग न्याय में डिफरेंस क्या है। एक देखिए 2-3 मॉडल इस समय और बन रहे हैं रेजुडिकेटा का, जो अभी आगे 1-2 दिन अभी चलेगा रेजुडिकेटा। वह जो नए मॉडल बन रहे हैं आपका डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि एक तो धारा 10 और 11 में अंतर, जो पढ़ाने के बाद बताया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर पूछ रहा है इस समय कंपटीशन में कि रेजुडिकेटा और स्टापेल में क्या अंतर है, यानी कि प्रांग न्याय और विबंध में क्या अंतर है। ये भी आपका 10-11 अंतर भाई अच्छे से जानना है। इसके बाद देखिए आपका बताया गया था कि रेस जुडिकेटा का उद्देश्य हम बताए थे। इसके बाद हम शुरू आपका ये बताया गया था कि धारा 11 में 8 एक्सप्लेशन है, 8 स्पष्टीकरण है, और इन 8 स्पष्टीकरण है, अब ये है कि मूल रूप से 6 स्पष्टीकरण थे और 2 स्पष्टीकरण बाद में जोड़े गए। ये भी आपका प्री में आ चुका है। तो कौन कौन कल बताया गया था एक्सप्लेनेशन बाद में जोड़ा गया? 7 और 8। और कब जोड़ा गया ये भी याद रखना है, 1976। इसके बाद आपका जो प्री में क्वेश्चन आया है वह आया कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा किस स्पष्टीकरण में है? 4 में। इसके बाद आपका प्रतिनिधिवाद में भी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी रेजुडिकेटा लागू होगा, एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, 6 में। और आपका निष्पादन कार्यवाहियों में भी रेजुडिकेटा 7, और आपका सक्षमता के बारे में प्रावधान आपका 8। ये याद करके जाए, सारे स्पष्टीकरणों से क्वेश्चन बना है। इसके बाद आइए आपका देखा जाए बेयर एक्ट की भाषा, और बेयर एक्ट की भाषा देखकर
एसेंशियल एलिमेंट निकाला जाता है, वहीं आपका शुरू किया गया था। देखिए एक लाइन और भाई, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो भी बताया जाए, रिवीजन जरूरी है इसका। रेस जुडिकेटा को विफल करने के लिए अर्थात कोई पूर्ववर्ती निर्णय प्रांग न्याय का काम न करे, इसके लिए आपका आधार कहाँ दिया गया है, बेस कहाँ दिया गया है, अर्थात रेस जुडिकेटा को विफल कर दीजिए। तो आप बताइएगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 44, भाई रट कर जाइए। अगर पूर्ववर्ती निर्णय को आप कैंसिल करा देते हैं, अर्थात रद्द करा देते हैं, अर्थात नल एंड वाइड घोषित करा देते हैं, अर्थात शून्य घोषित करा देते हैं, तो वह पूर्ववर्ती निर्णय अब अस्तित्व में नहीं माना जाएगा और बाद वाला मुकदमा चलेगा। तो कितने आधार याद रखिएगा भाई, कितने आधार 44 में दिए गए हैं? 3 बताया भी गया था। कौन कौन आधार हैं? पहला आपका आधार है कि वह न्यायालय कॉम्पिटेंट नहीं था। दूसरा, न्यायालय से क्या किया गया निर्णय लेने में, फ्रॉड। और तीसरा था दूषण। रट कर जाएगा, एविडेंस की कौन सी धारा? 44। कम से कम इतना तो याद रखिए, इतना बताया गया मुख्य रूप से डिटेल में। अब आइए देखा जाए, आखिर देखिए जब कोई सेक्शन, चूंकि सेक्शन 11 काफ़ी बड़ा है, तो जब भी कोई सेक्शन आपका 15-20 लाइन का हो, तो सेक्शन किसी भी हाल में आप मेंस में न लिखिए अगर आता है तो। वैसे भी अगर मेंस में आता है तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है, और प्रयास करिए कि जब कोई क्वेश्चन ना आए तब इसको लिखिए, क्योंकि बहुत बड़ा इसको लिखना पड़ता है और ज़्यादा समय भी लगता है। तो आप बेयर एक्ट बिल्कुल ना लिखिएगा, तुरंत आपका ये लिखिएगा कि प्रांग न्याय के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए, अर्थात रेस जुडिकेटा के एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व, डायरेक्ट आवश्यक तत्व में बांट दीजिए। जो ये आवश्यक तत्व है देखिए कह करके हम निकाल रहे हैं, और इसको थोड़ा समझाने में भी समय लगता है, क्योंकि थोड़ा कठिन तो जरूर है आपका। अभी तो आपका आवश्यक तत्व की सामान्य बातें बताई गई। अब आवश्यक यानी कि रेस जुडिकेटा कब अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए धारा 11 की सभी शर्तों की क्या होनी चाहिए, पूर्ति। तो पहली शर्त यह है कि आपका टू सूट का होना, यानी कि दो वादों का होना। इसको पहले समझिए, दो वादों का होना। एक एक करके हम भाई समझाते भी जा रहे हैं, कई आवश्यक तत्व है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेस जुडिकेटा को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि दो वाद हो। एक आपका माने पूर्ववर्ती वाद, यानी कि आपका प्रीवियस सूट, और दूसरा पश्चातवर्ती वाद या उत्तरवर्ती वाद या बाद का वाद, यानी कि सब्सिक्वेंट सूट। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि दो वादों का, दो मुकदमों का होना आवश्यक है। एक एक आपका कह सकते हैं कि प्राथमिकवाद, और दूसरा द्वितीयकवाद भी कह सकते हैं, या एक पूर्ववर्तीवाद और दूसरा पश्चातवर्ती। कौन पूर्ववर्तीवाद माना जाएगा, कौन पश्चातवर्तीवाद माना जाएगा, इसका निर्धारण एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से होगा। यानी कि अब तुरंत इस बात को पढ़ते समय कौन सा स्पष्टीकरण डील करेंगे? 1। स्पष्टीकरण 1 ये बता देता है कि धारा 11 के लिए, यानी कि रेस जुडिकेटा के लिए पूर्ववर्तीवाद वह माना जाएगा जिस पर फैसला या जजमेंट या निर्णय पहले आया है, भले ही वह समय की दृष्टि से बाद में फाइल या दायर किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ
कि सेक्शन 11 के लिए और 10 को कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। धारा 10 बताई गई है। तो धारा 10 के लिए पूर्ववर्ती धारा 10 पहले देखिए भाई, रेस सब जुडिस के लिए पूर्ववर्तीवाद कौन माना जाएगा, कल भी बताया गया, जिसे समय की दृष्टि से पहले दायर किया गया हो। लेकिन सेक्शन 11 के लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता। स्पष्टीकरण 1 ये स्पष्ट बता देता है कि पूर्ववर्तीवाद वह माना जाएगा जिस पर कि फैसला पहले आया है, भले वह समय की दृष्टि से बाद में फाइल किया गया हो। यानी कि एक उदाहरण देखिए इस पर, इस मकान को लेकर ए और बी में 1 जनवरी को एक ए मुकदमा करता है, फिर भी उसी मकान को लेकर ए के खिलाफ 2 जनवरी को मुकदमा करता है। तो सेक्शन 10 के लिए प्रीवियस सूट कौन माना जाएगा, पहला, जो समय की दृष्टि से क्या हुआ है पहले। लेकिन रेस जुडिकेटा के लिए ये सिद्धांत दिमाग में न लगाइएगा। प्रांग न्याय के लिए धारा 11 लागू होने के लिए पूर्ववर्तीवाद वह माना जाएगा जिस पर पहले फैसला आया है। अगर इस मुकदमे में पहले फैसला आ गया तो यही पूर्ववर्तीवाद, और इस मुकदमे में फैसला पहले आ गया तो ये पूर्ववर्तीवाद। तो मान लीजिए कि जो 2 जनवरी को आपका मुकदमा दायर हुआ था उस पर निर्णय पहले आ गया, तो निर्णय आ गया तो ये कैसा अपवाद माना जाएगा, पूर्ववर्ती, और ये जो निर्णय है इस वाद को क्या करा देगा, खारिज। यही आपको दिमाग में बैठाना है। रेज अब आगे बढ़िए। रेज जुडिकेटा के लिए आपका यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती जो वाद हो वह वैलिड हो, यानी कि वह वैध हो। अगर पूर्ववर्ती वाद अवैध हैं तो ऐसी दशा में वह निर्णय रेज जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा, अर्थात एविडेंस की धारा 44 का सहारा लेकर हम पूर्ववर्तीवाद को रद्द करा सकते हैं, पूर्ववर्तीवाद को आपका खारिज करा सकते हैं। और जैसे ही पूर्ववर्तीवाद क्या होगा, खारिज, तो पश्चातवर्तीवाद चलेगा कि भाई नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि पूर्ववर्तीवाद में दिए गए निर्णय को अब क्या किया गया है, उलट दिया। तो उदाहरण से देखिए, नहीं इसी में धारा 44 भी एविडेंस की लिखनी है आपका पहले आवश्यक तत्व में। देखिए उदाहरण से मान लीजिए ए तथा बी के बीच में इस मकान को लेकर मुकदमा चला, और ये 1 जनवरी को आपका और बी ने फिर इसी मकान को लेकर ए के खिलाफ मुकदमा किया था, और वह 2 जनवरी को किया। 1 जनवरी को जो मुकदमा किया गया था उसमें फैसला आ गया, तो भाई धारा 11 के लिए यह क्या माना जाएगा, पूर्ववर्तीवाद। अब धारा 11 कहती हैं कि अगर उसी विषय पर दूसरा मुकदमा दायर नया किया जाएगा तब भी खारिज, और अगर दूसरा कोई मुकदमा चल रहा है तो वो भी क्या होगा, खारिज। ये इतना तो भाई लगातार बताया जा रहा है। अब इसमें यह है कि अगर पहले वाद में दिए गए निर्णय को आप अपास्त करा देते हैं, सेटिस्फाइड करा देते हैं, शून्य घोषित करा देते हैं, तो अब निर्णय का अस्तित्व बचेगा ही नहीं। अतः यह माना जाएगा कि अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है। तो आप पूर्ववर्ती निर्णय को रद्द कराएंगे तो पूर्ववर्ती निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में अब लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हम बार बार बता रहे हैं कि कौन सी धारा साक्ष्य अधिनियम की कवर करनी है। और 44 अब दोबारा ना बताए भाई, 3-4 बार मैं बता चुका हूँ। आधार तो प्रांग न्याय को विफल करने के लिए किसका सहारा लिया जाएगा, तो एविडेंस की कौन सी धारा का, आपका 44। आगे देखिए भाई,
अब दूसरा जो आवश्यक तत्व है, ये तो पहला आवश्यक तत्व हुआ। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट ये है कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्तीवाद पर निर्णय दिया था, उसमें पश्चातवर्तीवाद पर भी निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए दूसरा आवश्यक तत्व। दूसरा आवश्यक तत्व रेस जुडिकेटा का ये है कि जिस कोर्ट ने, जिस न्यायालय ने आपका पूर्ववर्ती यानी कि प्रीवियस वाद में क्या दिया था निर्णय, वह न्यायालय पश्चातवर्तीवाद, पश्चातवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती यानी कि बाद के पश्चातवर्तीवाद में भी निर्णय देने में वह क्या होना चाहिए, सक्षम। अब आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहला मुकदमा जिस न्यायालय में चला था वह न्यायालय सक्षम था, और दूसरा मुकदमा जिस न्यायालय में किया गया है वह न्यायालय भी सक्षम, माने वह न्यायालय भी सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला मुकदमा था वह कॉम्पिटेंट कोर्ट में चला था, यानी कि पहले मुकदमे में आपका न्यायालय को उस मामले में जुरिडिक्शन था। अब आपका इसका इस बात को समझने के लिए आपका दो एक्सप्लेशन आ जाते हैं, और वह स्पष्टीकरण कौन है, तो स्पष्टीकरण सेकंड और स्पष्टीकरण आपका 8। यानी कि फिर एक बार देखिए, इसको समझाने के लिए कितने स्पष्टीकरण पढ़ने हैं, 2, तो टोटल 3 स्पष्टीकरण निपट जाएगा। यानी कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती मुकदमे में फैसला दिया था वह न्यायालय बाद के मुकदमे में भी फैसला देने में कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो, अर्थात जुरिडिक्शन रखता हो, अर्थात अधिकारिता रखता हो। अब आपको अधिकारिता के बारे में जानना है, और अधिकारिता के बारे में जानते समय आपका साक्ष्य अधिनियम की माने ये अधिकारिता के बारे में जानते समय आपका सीपीसी की किन धाराओं का उल्लेख करना है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 भी काम करेगी। तो दो स्पष्टीकरण पढ़िएगा, पहली बात। दूसरी बात आपका धारा 21 पढ़िएगा, पूछा भी गया था उत्तराखंड में भाई, सीपीसी की कौन सी धारा, 21 पढ़ना है। फिर आपका एक जो धारा पढ़ना है हल्का सा, सीपीसी की धारा 99। लेकिन अगर आप 99 नहीं भी पढ़ते हैं तो एक धारा तो हर हाल में पढ़िएगा, और वह कौन सी धारा है, 21, अधिकारिता पर आक्षेप, अधिकारिता पर ऑब्जेक्शन, अधिकारिता पर आपत्ति। तो जब हम पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट बार बताएंगे 21 का, लेकिन पहले अधिकारिता के बारे में देखिए, इसमें भी लंबा चलेगा थोड़ा, क्योंकि आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और कई जगह पूछा जाता है, तब आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं। देखिए भाई आपका अब नियम ये है कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, डिक्री या आदेश तभी मान्य होगा जब उस न्यायालय को उस विषय में जुरिडिक्शन हो, अधिकारिता हो। अधिकारिता विधि द्वारा प्रदान की जाती है। अधिकारिता का निर्धारण कितने आधारों पर किया जाता है, अब ये देखिए। जहाँ तक किसी न्यायालय की अधिकारिता के निर्धारण की बात है, तमाम प्रकार की अधिकारिता होती हैं, और उन अधिकारिताओं को हम देखते हैं। एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी कि आपका क्षेत्रीय अधिकारिता, देखिए क्या करके भाई। दूसरा मोनेटरी जुरिडिक्शन यानी कि धन संबंधी अधिकारिता।
तीसरा सब्जेक्ट मैटर संबंधी जुडिक्शन यानी कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारता होती है। चौथा आपका ओरिजिनल जुडिक्शन यानी कि मूल अधिकारता भी होती है। पांचवा आपका समवर्ती अधिकारता यानी कि कनकरेंट जुडिक्शन। पहले सभी अधिकारताओं को जानिए तब आगे बताया जाएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा आपका जो आपका एरिया है यानी कि ये जो आपका आवश्यक तत्व है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी अधिकारता का मतलब होता है कि क्या वह न्यायालय कॉम्पिटेंट है, सक्षम है। तो किसी भी न्यायालय की सक्षमता यानी कि क्या जिस न्यायालय ने पहले मुकदमे में आपका फैसला दिया था, क्या वह न्यायालय उस फैसले को देने में कॉम्पिटेंट, सक्षम या आपका कह सकते हैं कि अधिकारता रखता था। अगर रखता था तो रेस जुडिकेटा लागू होगा, और अधिकारता नहीं रखता था तो उसका निर्णय बेकार हो जाएगा, यानी कि उसका निर्णय नल एंड क्या होगा, वाइड, और वह प्रांग न्याय का काम नहीं करेगा। अब अधिकारता पर इन सबको समझिए एक लाइन। तो जहाँ तक अधिकारता की बात है, अधिकारता चार प्रकार की हम एक अनन्य भी अधिकारता होती है भाई। अनन्य मतलब ये हुआ कि दूसरे को अपवर्जित करते हुए, ना तो याद रखिए अनन्य मतलब क्या हुआ कि दूसरे को क्या करते हुए बाहर। एक उदाहरण हम बताएंगे, थोड़ा डिटेल में ही पढ़िए भाई। देखिए आपका पहला देखिए टेरिटोरियल जुडिक्शन का मतलब हुआ क्षेत्रीय अधिकारता, या इसको लोकल जुडिक्शन कहते हैं, या स्थानीय अधिकारता। जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि प्रयागराज में मकान है और ए ने बी के उस मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो समस्या ये आई कि यह जो विवाद है ये प्रयागराज के न्यायालय की स्थानीय अधिकारता में आता है कि बनारस के कि लखनऊ के, माने किसके लोकल जुडिक्शन में आता है। तो जहां अचल संपत्ति स्थित है उस न्यायालय के वह लोकल जुरिडिक्शन में आएगी। और इस उदाहरण में संपत्ति कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। अतः स्थानीय अधिकारता किसको प्राप्त होगी, प्रयागराज के सिविल न्यायालय। अब ये नहीं कि दिल्ली में जाकर मुकदमा करिए, क्योंकि दिल्ली के न्यायालय को इस मामले में क्या नहीं है, लोकल जुडिक्शन। दूसरा होता है मोनेटरी जुडिक्शन, धन संबंधी अधिकारता। धन संबंधी अधिकारता का मतलब ये हुआ कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवादित संपत्ति का एक वैल्यू या मूल्य निकाला जाता है, और उस मूल्य के अनुसार न्यायालयों किस न्यायालय में आप मुकदमा दायर करेंगे इसका निर्धारण कानून द्वारा किया गया है। आगे बताया जाएगा, जैसे लघुवाद न्यायालय हुआ, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर आपका डीजे का न्यायालय। ये कितने आपका मूल्य के मुकदमों को देख सकते हैं, इसका निर्धारण राज्य सरकार ने किया है, जो आगे बताया जाएगा। यानी कि धन संबंधी अधिकारता की जहाँ तक बात है, इसका निर्धारण कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। इतने अगर कोई विवाद है संपत्ति का किसी का और उसका वैल्यू इतना है तो इस कोर्ट में जाएगा, क्योंकि वैल्यू के अनुसार मैं बता दूं कोर्ट फीस लगती है। तो वकील साहब ये चाहते हैं वादी कि वैल्यू कम दिखाई जाए ताकि हमारे क्लाइंट की फीस क्या लगे, कम। तो न्यायालय अंतिम निर्धारण करेगा, आगे बताया जाएगा वो भी। अगला देखिए आपका ये दोनों अब इसको निपटा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए अगर ए ने, फिर एक बार देखिए, अगर ए ने
अगर ए ने इस मकान को लेकर बी के खिलाफ मुकदमा किया है तो सबसे पहले अब ये देखा जाएगा कि जिस न्यायालय में ए ने इस मकान को लेकर बी के खिलाफ मुकदमा किया है, क्या वह मकान उस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता है कि नहीं। तो मान लीजिए आ गया। दूसरा ये देखा जाएगा कि मकान की जो कीमत है, क्या उस कीमत उतनी कीमत का मुकदमा उस जिले का वह सिविल न्यायालय ग्रहण करने में सक्षम है कि नहीं। अगर सक्षम है तो सही है, और सक्षम नहीं है तो क्या हुआ, ये गलत है। अब अगला आइए। अगर किसी पक्षकार को आपका स्थानीय क्षेत्राधिकारता या धन संबंधी क्षेत्राधिकार पर आपत्ति है, तो उस आपत्ति को वह कब तक उठा दे कोर्ट में, यानी कि कब तक आपत्ति को दर्ज करा दे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड में। फिर एक बार याद रखें, धाराएं पूछी गई है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर वाद के किसी पक्षकार को न्यायालय की, दो ही अधिकारता भी चल रहा है, तीसरा नहीं, फिर याद रखिए कौन कौन, क्षेत्रीय और कौन, ये नहीं कि विषय वस्तु इसमें जोड़ लीजिएगा। अगर वाद के किसी पक्षकार को, टेक्निकल क्वेश्चन है काफी, धन संबंधी अधिकारता या क्षेत्रीय अधिकारता पर आपत्ति है तो वह आपत्ति कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। और आपका सीपीसी की धारा 21 बताती है। तो रट कर उत्तराखंड जो जा रहे हैं जाइएगा। आपका कह सकते हैं कि कब तक आपत्ति की जा सकती है, तो वह जरूर याद रखिएगा, सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, यानी कि जैसे ही ए ने मुकदमा किया, जैसे ही बी को न्यायालय में प्रथम बार मौका मिलता है, वह तुरंत आपत्ति करे कि हजूर ए ने जो मुकदमा आपके कोर्ट में किया है, आपको स्थानीय क्षेत्राधिकार नहीं है, या ये मुकदमा कम या अधिक धन का है और आप इस मामले में धन संबंधी अधिकारता नहीं रखते, अतः मुकदमा क्या करिए, खारिज या रिटर्न करिए, तो भी बताया जाएगा। यानी कि अगर न्यायालय को अधिकारता नहीं है तो आपत्ति पहले देखा जाए, और लौटाना खारिज बाद में देखिए, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। दूसरा देखिए, अगर बी को आपत्ति करना है तो कब तक करे, तो पहला नियम याद रखिएगा, सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, यानी कि जैसे ही बी को न्यायालय में प्रथम बार उपस्थित होने का क्या मिलता है, मौका। एक और कंडीशन है, या जहां फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्यों का निर्माण किया जाता है, तो वहां आप आपत्ति कर सकते हैं। कब तक, विवादक तथ्यों के विवेचन के समय या उसके पहले। लेकिन जब विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू का निर्माण हो गया और उसके बाद आप आपत्ति करते हैं, तो सुनवाई मुश्किल है। यानी कि दो ही अधिकारता पर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। कौन कौन, आपका धन संबंधी और कौन, क्षेत्र। तो फिर एक बार भाई बताइए कि धन संबंधी और क्षेत्रीय अधिकारता पर आपत्ति कब तक की जा सकती है, तो पहला ऑप्शन देगा सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर। दूसरा, विवादक के निर्माण के समय या उसके पूर्व, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे, दोनों। इतना 5 मिनट बताने का मतलब ये हुआ कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ जाए तो कम ही लोग जानते हैं। अगला देखिए भाई, आपका अगला देखा जाए, आपका दो अधिकारता हो गई, तो तीसरी देखा जाए सब्जेक्ट मैटर संबंधी जुडिक्शन, यानी कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारता। जहाँ तक विषय वस्तु का मतलब ये हुआ कि वह मामला किस विषय से संबंधित है,
तो 2-3 विषय बनाया जाए। मान लीजिए गार्जियनशिप से संबंधित है, यानी कि न्यायालय द्वारा किसी बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त करना है, या मान लीजिए वह मामला विवाह विच्छेद से संबंधित है, वह मामला प्रतिकर से संबंधित है, या वह मामला आपका वसीयत को प्रोवेट देने से संबंधित है। तो तमाम विषय हो सकते हैं, लेकिन पूरा लंबा न जाकर आपका केवल और केवल हम 2 विषयों को उठाते हैं, एक गार्जियन नियुक्त करना और दूसरा वसीयत का। अगर वसीयत या विल या इच्छा पत्र का मामला है, तो ऐसी दशा में इस विषय पर जो अधिकारिता दी गई है कानूनन, वह नहीं, नियम भी है कि भाई आपका एक बार फोन न उठे, 2 बार तो लगातार न मिलाइए। वो तो हाँ भाई, आदमी खाली होगा तो कॉल बैक कर ही लेगा। मैंने आपका भाई जब इतना पढ़ाना है, व्यस्तता है, तो आपका ये सही बात है कि कई लोगों का फोन रिसीव नहीं होता। भाई हमारी भी समस्या है, या तो हम पढ़ाएं पढ़ें, या दिन भर क्या करें, पुन्यौरा करें जो और क्या। तो आगे देखिए भाई, वैसे भी तो हाँ, तो जानते हैं ना पुन्यौरा, आप जानते हैं ना? ना जानते हैं तो बता दीजिएगा भाई, क्योंकि शाम को एक आगे बैठती हैं तो सब कुछ जानती हैं लेकिन मौन रह जाती हैं। मैंने जानबूझकर अनजान बन जाना। मार चैनल वाले भी चलाती हैं, खूब लिंक शेयर कर रहे हैं इस समय, हमारे यहाँ भी भेजी हैं कि सर लाइक करिए, ये करिए हमारे यहाँ भी 2-2 चैनल भेज दिए हैं भाई। अभी देख ही नहीं पाए, समय अभाव के कारण कर रहे हैं कि आप 2 दिन से मैं भेजी हूँ, देखे नहीं है। तो भाई आपका नहीं, समय निकाल के भाई उनको भी देखना है ना कि क्या 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 भाई आपका यूट्यूब पर बनाई है, कौन कौन वीडियो डाल रहे हैं, रोज रोज प्रेशर दे रही हैं। तो आगे देखिए भाई, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता देखा जाए, ये भी काफी महत्वपूर्ण। इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है भाई, अच्छे से तैयार रखिएगा, भले थोड़ा समय लगे 11 में, लेकिन कोई चीज छोड़ी ना जाए, ताकि भविष्य में चाहे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं भी कोई पूछे तो आप पीछे न रहिए, भले एक दिन और लग जाए, क्योंकि यही मेन धारा है। इसके बाद तो उड़ाकर ही थोड़ा पढ़ाना है, मैंने कम समय लगेगा। देखिए आपका, अगर विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता की जहाँ तक बात है, कि अगर एक उदाहरण पहले बताया जाए, जैसे कि किसी बच्चे का गार्जियन नियुक्त करना है, संरक्षक नियुक्त करना है, तो इस मामले में अधिकारिता जिला जज या डीजे या जनपद न्यायाधीश को है। अगर कोई अन्य न्यायालय किसी बच्चे का गार्जियन नियुक्त कर देता है, तो वह जो आदेश होगा, निर्णय होगा, वह सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस विषय पर आपका अधिकारिता केवल किसको है? डीजे को, डिस्ट्रिक्ट जज। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण वसीयत का देखा जाता है कि अगर वसीयत या विल को प्रोवेट दिलवाना है, प्रशासन पत्र दिलवाना है, तो इस मामले में जो जिले में जुरिडिक्शन है,
कि आपका केवल और केवल डीजे को प्राप्त है, डिस्ट्रिक्ट जज को प्राप्त है। अब समस्या यही आपका पॉइंट कवर करना है कि जहाँ तक सेक्शन 21 की बात है, धन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति दी गई है। आपका स्थानीय अधिकारिता पर आपत्ति की बात की गई है। निष्पादन संबंधी कार्यवाही में आपत्ति की बात की गई है, लेकिन एक उसमें लोप है और वह किसकी बात नहीं की गई है? विषय। तो एक कंसेप्ट बना लीजिए। जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया था, अगर उस न्यायालय को विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं थी, तो इस अधिकारिता पर आपत्ति कभी भी की जा सकती है। कोई समय नहीं है, कब तक की जा सकती है? कभी भी। और अधिकार विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता के अभाव में दिया गया निर्णय सदैव नल एंड वाइड होगा। एक यूज किया जाता है सब, यानी कि हिंदी में अकृत और क्या होगा? सुन। तो किस किस अधिकारिता पर किसी भी समय ऑब्जेक्शन न्यायालय में किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, किस अधिकारिता पर? विषय। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन नियुक्त करने की अधिकारिता जिला जज को थी और निचले न्यायालय ने किसी बच्चे का गार्जियन नियुक्त कर दिया है, तो ऐसी दशा में क्योंकि उस न्यायालय को इस विषय में अधिकारिता नहीं थी, अतः उसके निर्णय पर किसी भी समय आप क्या कर सकते हैं? आपत्ति। ये विषय। अगला ये मूल अधिकारिता। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, आरंभिक, प्रारंभिक। मूल अधिकारिता का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुकदमा उसी न्यायालय में जाएगा। तो आपको सुप्रीम कोर्ट बताते समय मूल अधिकारिता या ओरिजिनल जुडिक्शन या प्रारंभिक अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता बताई गई थी। और अनुच्छेद 131 में बताई गई कि अगर संघ और राज्य के बीच विवाद है, दो राज्यों के बीच विवाद है, या एक तरफ यूनियन और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ अन्य राज्य हैं, तो ये विवाद सीधे और सीधे पहली बार में कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इस अधिकारिता को कैसी अधिकारिता कहते हैं? मूल अधिकारिता। अब आइए अनन्य। आपका आर्टिकल 131 में ही देख सकते हैं कि अन्य न्यायालयों को अपवर्जित करते हुए, इस लिखा है बैरक में, आप देख सकते हैं बैरक संविधान का, कि अन्य न्यायालयों को अपवर्जित करते हुए माने बाहर का रास्ता दिखाते हुए इस मामले में अनन्य रूप से मतलब कि केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को क्या होगी? अधिकार। तो अनन्य अधिकारिता का मतलब ये हुआ कि और किसी को अधिकारिता नहीं है, बल्कि किसको अधिकारिता है? उसी न्यायालय को। और अंतिम अधिकारिता कौन पढ़ी जाती है? कनकरेंट या समवर्ती। ये भी आपका पूछा गया है। ये भी मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय बताया था कि आपका आर्टिकल 32 और 226 ये कैसी अधिकारिता है? कनकरेंट यानी कि समवर्ती। समवर्ती का मतलब ये हुआ कि कोई विवाद है और वह विवाद एक से अधिक न्यायालयों में उसके लिए वाद दायर किया जा सकता है। पिछली बार एचजेएस में भी ये क्वेश्चन बना था। देखिए कैसे बना था भाई। ये आपका वो तो अलग बात है कि संविधान का 32 और 226 कैसी अधिकारिता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को? कनकरेंट या समवर्ती। अब बिहार का दो क्वेश्चन और उठाया जाए। अभी आपका बिहार का एक क्वेश्चन जे का और एक क्वेश्चन एचजेएस का उठाया जाए, और इसी पर आपका दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कोरिलेट कर। देखिए बिहार में क्या पूछा गया था? अपकृत विधि में अगर एक ही मामला आपका सिविल भी हो
और क्रिमिनल भी हो। तो ये पूछा गया था कि कौन सी कार्यवाही की जा सकती है, केवल सिविल, केवल क्रिमिनल, सिविल या क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल दोनों समवर्ती। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों समवर्ती। तो सिविल मुकदमा सिविल न्यायालय में और क्रिमिनल किस में? क्रिमिनल न्यायालय में। सही बता रहे हैं। अब ये सिद्धांत किसने दिया? सामंत ने। मैंने ये बात किसने कही, आगे बढ़कर पूछ ले तो सामंत ने कही थी। फिर एक बार देखिए, कोई उदाहरण बताइए पूछ ले तो आप डिफमेशन या मानहानि का उदाहरण बताइएगा कि मानहानि अपकृत या दुष्कृत या टाट भी हैं। और मानहानि आईपीसी में क्या घोषित किया गया है? अपराध। तो बताइए पुराने लोग आईपीसी की किस धारा में? 499। कितने अपवाद हैं बिहार पूछा? 10। 499 में कितने अपवाद हैं टोटल? 10। तो ये बिहार अभी एपीओ पूछा गया था कि अपवाद कितने हैं। फिर एक बार देखिए, ये बताया गया। इसी में रेस जुडिकेटा भी समाहित करिए, 2-3 क्वेश्चन बनाया जाए अच्छे से। उसी विषय पर सिविल मामलों में दिया गया निर्णय क्या क्रिमिनल मामलों में रेलेवेंट या सुसंगत या उचित होगा कि नहीं? यानी कि आपराधिक मामलों में हम दिखा सकते हैं कि नहीं जो उसी विषय पर सिविल मामलों में फैसला आया है? नहीं। और आपराधिक मामले के फैसले क्या सिविल में दिखा सकते हैं? नहीं। ये नहीं कि यहाँ उधर उधर नहीं होगा। अगला देखिए, जो मैं एजेस में पूछा गया था समवर्ती अधिकार था। मान लीजिए कि ए और बी में कोई विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद में आपका बनारस के भी न्यायालय को अधिकारता है और प्रयागराज। यानी कि फिर एक बार अच्छे से समझिए क्या पूछा गया था। आपका ए और बी में किसी बिंदु को लेकर, किसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हुआ। उस मैटर के बारे में मुकदमा बनारस में भी दायर किया जा सकता था, उसको भी अधिकारता थी। बताया जाएगा आपका 2-4 दिन बाद, अभी अगले हफ्ते आ जाएगा धारा है वो। और आपका प्रयागराज के भी न्यायालय में तो ये समवर्ती अधिकारता है। चाहे आप बनारस के कोर्ट में मुकदमा दायर करिए या कहाँ करिए, प्रयागराज, कहीं भी, दोनों। अब ये आपका पूछा गया है कि ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि इस मामले में अगर विवाद उत्पन्न होगा तो मुकदमा का स्थान प्रयागराज का न्यायालय होगा। अब ये करार वैध होगा कि शून्य होगा, यही एजेस में पूछा गया। तो क्या होगा? वैध। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट इसको बनाइए। सही बता रहे हैं लोग, वैध होगा। लेकिन कैसे वैध होगा? कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा काम करेगी वो जानना है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 काम करेगी। याद रखिए कौन सी धारा? 28। और आपका फिर याद रखिए, यदि किसी विषय पर दो या दो से अधिक न्यायालयों को अधिकारिता है और पक्षकार आपस में ये करार करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा, जब हम लोगों के बीच में इस विषय को लेकर क्या होगा? विवाद। तो ये आपका किसी न्यायालय की अधिकारिता को काटा नहीं गया है, बल्कि दो विकल्पों में से, दो न्यायालयों में से एक न्यायालय को क्या किया गया है? चुना गया है। तो ये करार न्यायालय के जुरिडिक्शन को काटता नहीं, बल्कि दो विकल्पों में से पक्षकारों ने क्या चुन लिया? एक विकल्प। ये तर्क देना है। अब अगला चलिए, तो अधिकारिता बताई गई। अभी आपका अधिकारिता के बारे में दो एक्सप्लेनेशन बचे हैं, ये तो इधर उधर से बताया गया। अधिकारिता के बारे में जो दो स्पष्टीकरण पढ़ने हैं, वह एक स्पष्टीकरण आपका 2 और दूसरा कौन सा? 1। अब दूसरा स्पष्टीकरण निकालिए।
उसके बाद 8वां स्पष्टीकरण भी पूछा जाता है। अब बेयरक निकालिए ताकि बेयरक से भी कुछ पढ़ाया जाए। आपका देखिए भाई 11 का स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा के प्रयोजन मतलब कि कौन सी धारा चल रही है 11। इस धारा के उद्देश्य के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण, अवधारण माने डिटर्मिनेशन यानी कि निर्धारण, किसका निर्धारण, सक्षमता का निर्धारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अर्थात ऐसे कोर्ट के डिसीजन से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पष्टीकरण क्या कहता है, ये समझिए। किसी न्यायालय को अधिकारिता है कि नहीं, आपका ये इस पर जब विचार किया जाएगा तो इस बात पर ध्यान नहीं रखा जाएगा कि क्या उस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश की आगे अपील होती है कि नहीं होती। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यायालय है और यह स्पष्ट कानून कह दिया है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट, डिक्री या आर्डर की आगे कोई अपील नहीं होगी, तो क्या इस बिंदु को ध्यान में अधिकारिता के मामले में रखा जाएगा कि नहीं? नहीं। चाहे उसके उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अपील हो, अपील न हो, इसका कोई प्रभाव उसकी मूल अधिकारिता पर बताइए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भाई सही बता रहे हैं, पड़ेगा कि नहीं? फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। अगर ये प्रावधान हो कि यह न्यायालय जो भी फैसला देगा इसकी अपील नहीं होगी, तो अपील का मामला अलग कर दीजिए, अधिकारिता का मामला अलग करिए। उसे अधिकारिता है, वह मुकदमा सुना, निर्णय दिया तो सही माना जाएगा, भले उसके निर्णय से अपील होती हो या इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये आपका यानी कि स्पष्टीकरण 2 एक घोषणा मात्र करता है कि अपील पर ध्यान न देते हुए अधिकारिता का क्या किया जाएगा, निर्धारण। इसी के साथ आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 8 को पढ़ना है। अब 8 देखिए, 8 का इतिहास पहले देखा जाता है। इतिहास आखिर क्यों था स्पष्टीकरण 8 जोड़ा गया और स्पष्टीकरण 8 भी जुरिडिक्शन या अधिकारिता को लेकर ही है। देखिए आपका भाई देखिए होता क्या था, आपका ये मामला चल रहा है भाई आवश्यकता दूसरा कि पूर्ववर्तीवाद में जो न्यायालय क्या सुनाया है निर्णय, बाद के मुकदमे में भी वह न्यायालय निर्णय सुनाने में क्या होना चाहिए, सच। इस बिंदु को हम चल रहे हैं तो अभी अधिकारिता बता रहे हैं। अब देखिए होता क्या था, मान लीजिए एक न्यायालय ये हो गया और ये दूसरा न्यायालय हो गया। ध्यान से देखिए, इस न्यायालय में मुकदमा चला और इस न्यायालय ने निर्णय भी सुना दिया। तब तक कानून बनाकर इस न्यायालय को या तो समाप्त कर दिया गया या तो इस न्यायालय को क्या किया गया, समाप्त किया गया, या इस न्यायालय की अधिकारिता में कमी कर दी गई। यानी कि जब पहला न्यायालय आपका फैसला सुना चुका है तो ऐसी दशा में उस मामले में फैसला सुनाने के बाद या तो वह न्यायालय ही क्या कर दिया गया, समाप्त, या उस न्यायालय की अधिकारिता को क्या कर दिया गया, कम, या उस न्यायालय के कारोबार का, बिजनेस का ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि इस न्यायालय का कारोबार किसको ट्रांसफर हो गया, दूसरे न्यायालय को।
देखिए एक पॉइंट और आपका छूट गया था, संविधान में कारोबार पर आया भाई, उसको बताना चाहिए था, लेकिन लाख आदमी पढ़ाए 100% नहीं बता पाता। अनुच्छेद 135 में हमें बताना चाहिए था कि आपका फेडरल कोर्ट के कारोबार का ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि मामले जो थे, कारोबार माने ये नहीं कि व्यापार करना, यहाँ कारोबार मतलब कि जो उसके समक्ष लंबित क्या थे, मामले, वाद थे, मुकदमे थे, याचिकाएं थे, उसे अंतरित कर दिया गया, उसे दे दिया गया, उसे सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? जब 28 जनवरी 1950 को कौन बना? उच्चतम न्यायालय। तो आपका बिहार इंटरव्यू के भाई क्लास चल रही है, उसमें भी लोग ये आपका कि मैंने ये भी प्रश्न पूछे थे कि क्या फेडरल मैंने क्या उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट है? तो आप ये कहेंगे कि फेडरल कोर्ट तो नहीं है, लेकिन फेडरल कोर्ट की सभी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को क्या कर दी गई हैं? ट्रांसफर। और किस अनुच्छेद में? 135। यानी फेडरल कोर्ट है कि नहीं? फेडरल कोर्ट तो नहीं है जो 1935 में गठित हुआ, लेकिन अगर उसका इरादा ये पूछने का हो कि भाई देखिए संघीय न्यायालय एक और होता है, इरादे पर ध्यान देना है। फेडरल कोर्ट का मतलब कि पूरे भारत का न्यायालय भी हो सकता है, जैसे अमेरिका में फेडरल कोर्ट ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन भारत में आपका फेडरल कोर्ट न कह के क्या कहा गया है? संघीय न्यायालय, या नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कई देशों में फेडरल कोर्ट ही कहा जाता है, सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। अब आइए इसको आगे बढ़ाइए, एक धारा और पकड़िए कि न्यायालय के कारोबार का अंतरण किया जाता है, यानी कि पहले न्यायालय की जो भी मुकदमे चल रहे थे, जो भी उसे अधिकारता थी, किस न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया गया? दूसरे। तो क्या सीपीसी में कारोबार न्यायालयों के कारोबार के अंतरण के बारे में क्या कहीं प्रावधान है कि नहीं? 50 है भाई आपका। सेक्शन 150 सीपीसी की धारा 150 आपका कारोबार या बिजनेस के ट्रांसफर की बात करती है। तो इतना तो आ गया कि कारोबार का अंत। अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 8 इसी उदाहरण पर पूरा चलेगा बेयर। फिर एक बार देखिए अब होने क्या लगा, फिर एक बार देखिए। जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया था, अब निर्णय देने के बाद या तो उस न्यायालय को समाप्त कर दिया कानून ने, या उस न्यायालय की अधिकारिता में कमी कर दी, या उसके कारोबार को दे दिया दूसरे न्यायालय को। अब होने क्या लगा, देखिए कैसे तिकड़मबाजी लोग करने लगे। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया था, ए जीता था और बी क्या किया था? हारा था। तो जब वह न्यायालय, जिस न्यायालय ने निर्णय सुनाया था, जब वह न्यायालय समाप्त हो जाता था, तो बी एक नया मुकदमा लाता था, जो न्यायालय अब सक्षम होता था और ये मांग करता था कि हजूर जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती मामले में निर्णय दिया है, अब वह न्यायालय ही नहीं रहा, उस न्यायालय की अधिकारिता ही नहीं रही, या उसके कारोबार को दूसरे कोर्ट को दे दिया गया। अतः ये निर्णय अब मान्य नहीं है। हम इस विषय पर नया मुकदमा कर रहे हैं और हमारा नया मुकदमा क्या किया जाए? सुना जाए। ये मांग कर रहा था। कौन मांग करने लगा? भी कुछ उच्च न्यायालय बी के समर्थन में थे और कुछ उच्च न्यायालय बी के विरोध में। यानी कि इस बात को लेकर उच्च न्यायालयों में विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या अब ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय
रेस जुडिकेटा का काम करेगा कि नहीं। तो कुछ उच्च न्यायालय इस उदाहरण में बी के पक्ष में निर्णय दिए और कुछ किसके विरोध में दिए, बी के। तो 1976 ईस्वी में सीपीसी की धारा 11 में संशोधन करके और स्पष्टीकरण 8 जोड़ा गया और इस विवाद का पूरी तरह क्या कर दिया गया, निपटारा। तो वर्तमान नियम क्या है पहले जान लीजिए। बेरक थोड़ा उलझाव लिखा है। जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में निर्णय सुनाया था, अगर वह उस समय जिस समय वह निर्णय क्या किया था, सुनाया था, सक्षम था, तो भले वह न्यायालय खत्म हो गया हो, भले अधिकारिता कम कर दी गई हो, ये माना जाएगा कि वह पश्चातवर्ती वाद को भी सुनने में क्या है, सक्षम। और ऐसे न्यायालय के निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में क्या होंगे, लागू। ये मान लिया जाएगा तो सक्षमता का निर्धारण निर्णय सुनाते समय किया जाएगा, वर्तमान समय नहीं किए तो खत्म हो गया। इसका फायदा ये हुआ कि तमाम पुराने निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में क्या हुए, लागू। और जो उच्च न्यायालयों में विवाद था, वह विवाद संसद ने पूरी तरह क्या कर दिया, निपटा दिया। देखिए अब बेरेट की भाषा भाई, स्पष्टीकरण 8 निकालिए। नहीं, कारोबार का अंतरण हो जाता है। देखिए फिर एक बार, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट है और उस कोर्ट को समाप्त करना है, तो जो मामले पेंडिंग रहते हैं, जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन उसकी दी जाती है, उसको अंतरण कर दिया जाता है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण हमारा फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल कोर्ट आपका 28 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ और उसके जगह पर आपका सुप्रीम कोर्ट बना। तो आप ये कहेंगे कि जो मामले पेंडिंग थे फेडरल कोर्ट में, उनका क्या होगा, तो कारोबार का अंतरण होगा। और जिस कोर्ट को अधिकारिता उसकी दी गई है, उस कोर्ट को सारे मामले क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर, बस। तो कारोबार का अंतरण कहते हैं इसे। अब ये नहीं कि आपका और सब कारोबार मतलब ये बिजनेस नहीं कि चावल ले लो दाल ले लो, वहाँ कारोबार मतलब मुकदमा। मुकदमा देखिए स्पष्टीकरण 8 भाई, ध्यान से देखिए। कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा जो ऐसे विवादक विनिश्चय करने के लिए सक्षम है, सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, यानी कि फाइनल डिसीजन क्या हुआ है, आ गया, सुनकर किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय या रेस जुडिकेटा के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त होगा मतलब लागू होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। इसका मतलब ये आया कि अगर पहला मुकदमा एक नंबर, इस उदाहरण में एक नंबर के न्यायालय में किया गया, वह न्यायालय उस समय सक्षम था, उस न्यायालय ने उस विवाद को क्या किया था, सुना था, सुनने के बाद क्या दिया था, फैसला। तो इस बात के होते हुए भी कि अब ये न्यायालय समाप्त हो गया या इसकी अधिकारिता सीमित कर दी गई या इसके कारोबार का क्या कर दिया गया, ट्रांसफर, इसके द्वारा दिए गए निर्णय पश्चातवर्ती वाद में रेस जुडिकेटा का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही आपका कौन सा स्पष्टीकरण बता रहा है, 8। अगला देखिए दूसरा हुआ भाई, यानी कि ये दूसरा आवश्यक तत्व हुआ। अगला आवश्यक तत्व देखा जाए भाई, तीसरा जहाँ तक तीसरे आवश्यक तत्व की बात है, आपका जो तीसरा आवश्यक तत्व रेस जुडिकेटा का है, देखिए
जो विवाद वस्तु आपका नहीं जो आपका विवाद वस्तु दोनों वादों में प्रत्यक्षतः और सारतः यानी कि या तो डायरेक्टली रूप से या सब्सटेंशली रूप से, चाहे वास्तविक रूप से या आणविक रूप से वही होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेम होने चाहिए। अब आपका विवाद विषय निकालना है, और विवाद विषय कितने प्रकार के होते हैं वह देखने हैं, और आपका पुष- पश- पूर्ववर्तीवाद, हाँ, विवाद विषय कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। पहले देखिए आपका विवाद विषय, तब फिर इसको भाई कवर किया जाए। पहले ये समझिए ना, पहले भाई कॉन्सेप्ट बनाइए, तब आपका फिर एक बार हम बताते हैं विवाद विषय। पहले तो देखिए आपका जो लिखा गया है आपका प्रत्यक्षतः और सारतः, ये जो दो शब्द हैं, पहले इन्हीं शब्दों को आपको समझा जाता है कि प्रत्यक्षतः का मतलब, पहले शब्द समझिए, प्रत्यक्षतः का मतलब क्या हुआ और सारतः का मतलब क्या हुआ। उसके बाद हम विवाद विषय एक्चुअल रूप से बताएंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रूप से बताएंगे। डायरेक्टली का मतलब हुआ अविलंब, हिंदी में होता है। अविलंब का मतलब हुआ तत्काल। तत्काल का मतलब हुआ आपका प्रत्यक्ष, ये भी कह सकते हैं। और सब्सटेंशली का मतलब होता है महत्व का, यानी कि आपका या मूल्य का, यानी कि ऐसा तत्कालिक विवाद जो किस महत्व रखता हो। तो पहले तो हमें विवादक तथ्य निकालना है कि विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू कैसे निकलते हैं। उसके बाद उसका प्रकार देखना है। फिर आपका प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद, फिर वकील साहब की तिकड़मबाजी, और तब देखना है। देखिए वकील साहब भाई क्या कर सकते हैं। देखिए वकील साहब की पहले तिकड़मबाजी बताई जाए। देखिए तमाम वकील हैं जो एक ही विवाद को आपका कई तरीके से कोर्ट में उठा सकते हैं। यानी कि वकील साहब अगर चाहें तो शब्दों का हेर फेर कर देंगे, और शब्दों के हेर फेर करके एक ही विवाद को कई बार न्यायालय में मुकदमा करके और पेंडिंग कर देंगे। अतः कानून ये कहता है कि ये तिकड़मबाजी नहीं चलेगी। शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि किस पर ध्यान दिया जाएगा, सार पर। सार यानी कि मुख्य बातें। अर्थात ये हो सकता है कि पहले वाले मुकदमे में जो आपका वाक्य लिखे गए थे वह वाक्य दूसरे वाले मुकदमे में न लिखा जाए, वाक्य थोड़ा क्या कर दिया जाए, संशोधित, लेकिन मुख्य विवाद वही हो। अतः कानून ये कहता है कि शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि मामले के किस पर दिया जाएगा, सार पर। अर्थात सारवान रूप से या मुख्य रूप से जो विवाद पहले मुकदमे में था, तो न्यायालय दूसरे मुकदमे में कही गई बातों का सार निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा, और निष्कर्ष निकाल कर ये देखेगा कि क्या जो पहले मुकदमे में मुख्य विवाद था, क्या दूसरे मुकदमे में भी भले शब्द चेंज कर दिए गए हों वही विवाद है। अगर वही विवाद है तो दूसरा मुकदमा क्या किया जाएगा, डिसमिस। और वह विवाद नहीं है, दूसरा विवाद है, तो दूसरा मुकदमा क्या करेगा, चलेगा। अब आइए जो ये विवाद होते हैं आपका, फिर एक बार देखिए। अभी भाई आपका मैंने कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहा है, अभी शुरू नहीं किया गया। पहले विवाद समझिए। आपका विवाद दो प्रकार का हो सकता है, एक डायरेक्टली
एंड सब्सिक्वेंटली यानी कि प्रत्यक्षतः और सारतः। और दूसरा विवाद हो सकता है कोलिटरल। कोलिटरल माने सांपार्श्विक। सांपार्श्विक मतलब जुड़ा हुआ। अब आपका दोनों ध्यान में रखना है भाई, यही आपका समझना थोड़ा कठिन है। एक आपका हो सकता है प्रत्यक्षतः और क्या सारतः, और दूसरा आपका क्या हो सकता है कोलिटरल। कोलिटरल मतलब कि सांपार्श्विक। सांपार्श्विक मतलब संसर्गी। संसर्गी मतलब कि मुख्य विवाद से क्या हुआ, जुड़ा हुआ। संसर्गी भाई कहा जाता है प्रीवी। कोलिटरल एक उदाहरण लास्ट में बताया जाए, फिर आगे कल बताया जाए भाई, क्योंकि काफी थोड़ा कठिन है। और प्रयास करिए, दो दो बार बताया जा रहा है समझाने का, ना आए तो ये नहीं कि समाप्त हो गया। तो पहले तो दो एंगल से हम बताते हैं, दो चीजें कंसेप्ट बना लीजिए, कल हम इसको डिटेल में डील करेंगे, क्योंकि एक्चुअल रेजुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा कल बताया जाएगा, दोनों में अंतर भी बताया जाएगा। लेकिन कंसेप्ट आज क्लियर कर लीजिए दो चार लाइन में। आपका प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद कब कहा जाएगा, और आपका सांपार्श्विक रूप से विवाद कब कहा जाएगा। एक अच्छा उदाहरण देखिए, मान लीजिए मकान मालिक हैं और किराएदार हैं, और किराए को लेकर विवाद है, तो मुख्य विवाद किसको बीच हो गया, आपका मकान मालिक और किराएदार, इनके बीच जो विवाद रहेगा वो प्रत्यक्षतः और सारतः क्या रहेगा, विवाद। लेकिन एक और दाल भात में मुसलचंद कहा जाता है ना, कि दाल भात में कौन आ गए, मुसलचंद। तो आपका एक मुसलचंद आ जाते हैं उप किराएदार, सब टेनेंट। भाई उप किराएदार किराएदार के अधीन है, लेकिन जब मालिक ने किराएदार के खिलाफ मुकदमा किया तो उप किराएदार को भी साथ में प्रतिवादी के रूप में क्या किया, जोड़ दिया। उप किराएदार से उसका कोई मतलब नहीं था, बस इसलिए जोड़ा गया कि मुकदमा अच्छे ढंग से क्या करे, चलता रहे। तो जो उप किराएदार हैं, आपका उप किराएदार के बारे में जो मामला है, अब ये यानी कि उप किराएदारी का जो मामला है वह आपका प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद नहीं है, बल्कि कैसा वो विवाद माना जाएगा, कोलिटरल यानी कि मुख्य विवाद से क्या हुआ, जुड़ा हुआ। तो इसमें आगे कल बताया जाएगा, लेकिन दो चार लाइन और देखिए बस, आपका तब ब्रेक दिया जाए, ये आगे बताया जाएगा कल डिटेल में। एक एक्चुअल रेजुडिकेटा और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब कि प्रांग न्याय की सभी शर्तों का क्या किया गया है, पालन, और कंस्ट्रक्टिव मतलब पालन न।